हेलो गाइस, वेलकम टू आर क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? होप सो डूइंग वेल। सो मैं आपके एडुकेटर रीटा रुखा, मैं आपका अपना चैनल के ऊपर वेलकम करती हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो हम यहाँ पे अपने 5000 MCQ सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं। उसके अंदर हम लोग 120 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। सो हेयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 121 जो हम डिस्कस करेंगे। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेक्निक टू मैनेज द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इनमें से कुछ टेक्निक है जो इसका नाम आपको दिख रहा है। एंसॉफ मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स, एमसी कैंसे, 7S फ्रेमवर्क, 5 फोर्सेज ऑफ कंपटीशन। तो इनमें से कौन सी अच्छी टेक्निक है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मैनेज करने की? तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मैनेज करने की सबसे बेटर टेक्निक है उसको हम क्या बोलते हैं? एंसॉफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। क्या होती है ये एंसॉफ मैट्रिक्स? एंसॉफ मार्केट 2 चीज़ों को लेकर काम करती है। एक ये करती है किसी प्रोडक्ट को लेकर और एक करती है मार्केट को लेकर। प्रोडक्ट न्यू भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है, मार्केट नई भी हो सकती है और पुरानी भी हो सकती है। क्लियर हो गया? पहले दो बात, जो आपके प्रोडक्ट होंगे वो एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, न्यू भी हो सकते हैं, और जो मार्केट होगी वो भी न्यू भी हो सकती है और एग्जिस्टिंग भी हो सकती है। बेसिकली एंड्स ऑफ मार्केट 2 चीज़ों को लेकर काम करते हैं। एक करती है प्रोडक्ट को लेकर और एक करती है मार्केट को लेकर, और वो दोनों चीज़ें दोनों नई और पुरानी हो सकती हैं। अगर एक प्रोडक्ट क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर एक क्या है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, अगर आप उसको करंट मार्केट के अंदर ही बेच रहे हो, मतलब कि पुरानी मार्केट है और पुराना ही प्रोडक्ट है, तो कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाया जाता है? मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी को, प्राइस को कम कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की पॉलिसी को अपनाया जाएगा। प्रोडक्ट पुराना ही है लेकिन नई मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हो तो कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाओगे? मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को अपनाओगे। अगर आपका प्रोडक्ट न्यू है, अगर आपका प्रोडक्ट क्या है, न्यू है और पुरानी मार्केट के अंदर कर रहे हो, प्रोडक्ट तो न्यू है ना, तो जब आपका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, न्यू हो जाता है, और जो मार्केट है वो एग्जिस्टिंग रह जाती है, पुरानी रह जाती है, तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाया जाता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को। और जब सब कुछ नया होता है, मार्केट भी नहीं होती है और प्रोडक्ट भी नहीं होता है, तो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी को अपनाया जाता है। तो ये है आप लोगों के एंड्स ऑफ मार्केट्स, जो मार्केट और प्रोडक्ट दो चीज़ों को लेकर काम करती है। उसके बाद आती है बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स क्या काम करती है? बीसीजी मैट्रिक्स ग्रोथ शेयर मार्केट इसको बोला जाता है। इसके अंदर मार्केट की ग्रोथ रेट देखी जाती है और शेयर देखा जाता है। ऐसी कुछ फर्म जिनकी दोनों चीज़ें ही क्या होती है, लो होती है, जिनके पास मार्केट का शेयर भी नहीं होता और मार्केट के अंदर ग्रोथ रेट भी नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डॉग बोलते हैं। जिनकी दोनों चीज़ें हाई होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? स्टार बोला जाता है। क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर कब लगता है? जब हम ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ तो है लेकिन हमें मार्केट का शेयर इतना नहीं मिल पा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? जब आपकी हाई मार्केट ग्रोथ है लेकिन मार्केट का शेयर बहुत कम है, तो क्वेश्चन मार्क लगता है। और कैश काउ कब होता है? जब काउ की पूजा हर की जगह होती है। तो याद रखना, कैश काउ की पूजा हर जगह होती है मतलब काउ का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, काउ को मतलब कि हर जगह पूजा जाता है, मतलब कि उनका हर जगह पे नाम होता है। इसका मतलब उनका हर जगह पे नाम है, इसका मतलब उनका मार्केट के अंदर अच्छा रखा जाता है और ग्रोथ रेट क्या है वहाँ पे कम है। सो इस तरीके से याद रख लेना, बाकी अपने अपने स्ट्रैटेजीज है याद करने की। सो कैश काउ का क्या है कि मार्केट शेयर तो बहुत ज़्यादा हाई होता है लेकिन ग्रोथ बहुत कम होती है। लेकिन क्वेश्चन मार्क के अंदर ग्रोथ हाई है और मार्केट का शेयर क्या है, बहुत कम है। तो ये होगी आपके आंसर ऑफ के बीसीजी मैट्रिक्स। उसके बाद आता है आपका 7C, ये लिखा हुआ था ना आपका 7MC कैन से 7S फ्रेमवर्क। सो ये भी एक चीज़ है इंपॉर्टेंट आप लोगों की, MC कैन से 7 फ्रेमवर्क। उसके अंदर 7S कौन कौन से आते हैं? शेयर्ड वैल्यू सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, स्किल, स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रक्चर। और एक आता है आपका पोर्टर और लोअर का मॉडल। पोर्टर के 5 फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? पोर्टर के 5 फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? तो मिचेल पोर्टर के नेम से इन्हें जाना जाता है। पोर्टर और लोवरल का मोटिवेशनल थ्योरी है, जिसको शायद हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। पोर्टर और लोवरल मॉडल की आप लोगों का मोटिवेशन की थ्योरी है, जो परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो अवार्ड मिलेंगे तो काम अच्छा करोगे। ये मिचेल पोर्टर के 5 फोर्सेज हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई, डिग्री ऑफ रिकवरी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री और थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट आते हैं। तो मार्केट के साथ कौन सी स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व करती है? आंसर ऑफ मैट्रिक्स रिलेट करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। सो हेयर इज ए क्वेश्चन नंबर 122। वन ऑफ द एक्सेप्टेबल मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द फीडबैक ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड द। आप लोग क्या चाहते हो? एक एक्सेप्टेबल मेथड है किस क्या? ट्रेनिंग दी गई एम्प्लॉयज़ को, जब ट्रेनर ने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दी,
ट्रेनर ने ट्रेनीज को जब ट्रेनिंग दे दी, ट्रेनिंग क्या होती है, जो एक स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड दी जाती है, जो क्या करती है, करंट जॉब को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो अगर ट्रेनिंग दे दी है तो उसके अंदर आपने फीडबैक अपनानी है, तो फीडबैक को आप कैसे देखोगे, क्या फीडबैक है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, परफॉर्मेंस आफ्टर ट्रेनिंग, इंप्रूवमेंट आफ्टर ट्रेनिंग या एम्प्लॉय टर्नओवर। तो इसके लिए क्या लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, तो पता चल जाएगा कि उनको ट्रेनिंग के अंदर कितनी नॉलेज मिली है। सो क्वेश्चन नंबर 123, कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होती है, किसी भी गुड्स की सेटिस्फेक्शन पावर, जैसे पानी की सेटिस्फेक्शन पावर होती है कि वो हमारी प्यास को बुझाता है, तो सेटिस्फेक्शन पावर होती है, दैट इज द यूटिलिटी। इसको किस में मेजर किया जाता है, यूटिल्स की फॉर्म में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन पावर होती है एक ह्यूमन बीइंग की, यूटिलिटी टू टाइप की होती है, एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी और एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी कौन से वाली होती है, जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ये वाली जो यूटिलिटी थ्योरी है ये किसने दी है, मार्शल ने दी है। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी इज गिवन बाय द मार्शल। जबकि जो ऑर्डिनल थ्योरी है, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हमें चार यूटिलिटी की यूटिलिटी मिली, नहीं, यहाँ पे बस कह सकते हैं अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट, बस इन चीज़ में आंसर दे सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते नंबर की फॉर्म में। तो वो होती है ऑर्डिनल, ये किसने दी है, हिग्स और एलन ने दी है। तो जो कार्डिनल यूटिलिटी है उसके अंदर आप लोग किस चीज़ को एनालाइज करते हो, कार्डिनल यूटिलिटी, दिस वन। तो यहाँ पे क्या होता है, यूटिलिटी थ्योरी को एनालाइज किया जाता है। सो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यूटिलिटी थ्योरी का मतलब क्या होता है, आप लोग एक वो पढ़ते हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU, जिसको गोसाइन का क्या बोला जाता है, फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है, जिसे गोसाइन का फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। तो उससे ये चीज़ क्या होती है, कनेक्टेड होती है कि जैसे जैसे आप आउटपुट्स को खाओगे तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिलती रहेगी, कम मिलती रहेगी। जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो ऑर्डिनल अप्रोच का पार्ट है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी है, प्रोफेसर समल्सन ने दी है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी है, प्रोफेसर समल्सन ने दी है। और इन्फीरियर गुड्स तो अलग ही केस होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो क्वेश्चन नंबर 124, ए राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। सो ध्यान से मेरी बात को सुनना, राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, सप्लाई। सप्लाई की जब आप बात करते हो तो सप्लाई को आपने किससे रिलेट करना है, जब सप्लाई की बात करते हैं तो हम अपने आप को क्या मानते हैं, प्रोड्यूसर मान के चलते हैं। ओके, तो ये हमको पता ही है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई ये कहते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। अगर क्या हो जाएगा, गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो प्रोड्यूसर क्या कर देगा, सप्लाई को भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और अगर प्राइजेस को क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये तो थी कॉमन बात। अब आती है दो चीज़ें। अब ये तो था आपका लॉ ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई के कम या ज़्यादा होने के और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर सप्लाई के कम होने के बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं। अगर आपके सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ता है प्राइस का, मतलब कि प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। क्या बोला जाता है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व का नेम बोला जाता है। यहाँ पे सप्लाई बढ़ती है और क्या होती है, कम होती है, लेकिन कोई नई कर्व नहीं बनती। यहाँ पे क्या होता है, अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का नेम बोला जाएगा। बट अगर सप्लाई में चेंज होता है नॉन प्राइस की वजह से, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अगर टैक्स इंक्रीज कर दिया तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। सो अदर फैक्टर जब रिलेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग अलोंग द सप्लाई कर्व। तो क्या बोला जाता है, शिफ्टिंग अलोंग द सप्लाई कर्व बोला जाता है। और अगर ये इंक्रीज होते हैं तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई कर्व, और ये होते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई कर्व का नेम बोलते हैं। प्राइस की वजह से चेंज आता है तो इसको हम क्वांटिटी सप्लाइड का भी नेम बोलते हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल चेंज इन सप्लाई होता है। सो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व क्या होता है, व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी चेंज। जब प्राइस की वजह से चेंज आता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो जो क्वांटिटी सप्लाइड होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का नेम बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, मूवमेंट होती है सप्लाई कर्व के अंदर। अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ द सप्लाई कर्व। और अगर डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई कर्व का नेम बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग देखिए, पहले हमारी सप्लाई, अगर मैं यहाँ से ऐसे की बात करूँ
ऐसे अगर हम लेके चल रहे हैं इसको, तो पहले प्राइस कितने थे 10 थे, तो सप्लाई कितनी थी 15 थी। ओके, जब प्राइस क्या हो गए 30 हो गए, तो सप्लाई भी क्या होगी 30 से 30 होगी, मतलब कि इंक्रीज होगी, मतलब कि सप्लाई कर्व एक ही रही बट इसकी मूवमेंट होगी, किस तरफ मूवमेंट होगी, ऊपर की तरफ क्या होगी, इसकी मूवमेंट होगी, अपवर्ड मूवमेंट हो गई। यही अगर मैं बात करूं कि पहले इतना था, ओरिजिनली इतना था, पहले 30 था, लेकिन जब प्राइस क्या हो गए डिक्रीज हो गई, तो सप्लाई भी क्या हो गई डिक्रीज हो गई। सो सप्लाई कर्व अभी भी यही बचेगी बट इसकी जो एरो होगी वो नीचे की साइड चली जाएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व बोलते हैं। लेकिन अगर नॉन प्राइस की वजह से चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व बोलते हैं। तो शिफ्टिंग आपकी 2 टाइप की होती है, अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, और अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। सप्लाई इंक्रीज होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, अच्छी कंडीशन हो गई, मतलब कि एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रह गया तो सप्लाई ज़्यादा हो गई। आउटपुट के प्राइसेस क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो अगर इनपुट के प्राइसेस कम हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल जो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही थी, आपकी रॉ मटेरियल का कॉस्ट था, लेबर की कॉस्ट थी, वो कम आने लगी, तो प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अच्छी टेक्नोलॉजी मिल गई, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। टैक्स कम कर दिया या फिर सब्सिडीज़ को बढ़ा दिया तो भी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर नेचुरल कंडीशंस अच्छी नहीं है, इनपुट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी कॉमन नहीं रही है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, सब्सिडीज़ कम कर दी हैं, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो शिफ्टिंग होता है वो नॉन प्राइस की वजह से होता है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ऑप्शन। सो ये जो राइट वर्ड शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व के अंदर, राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, एन इंक्रीज इन द सप्लाई, सप्लाई के अंदर क्या होना, इंक्रीज होना। क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाइड किससे लेकर चलता है, प्राइस के रिलेटेड चलता है, तो वो क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इंक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा। सो 124 का सी करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम फॉर द मोनोपोलिस्ट। जो मोनोपोलिस्ट है उसके लिए इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, तो चाहे कोई मोनोपोलिस्टिक है, चाहे कोई परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है, चाहे कोई मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट है, इक्विलिब्रियम की सेम ही कंडीशन रहती है। पहली कंडीशन होती है एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी कट द एम आर फ्रॉम बिलो। और एम सी क्या करेगा, कट करेगा एम आर को, और वो कहाँ से कट करेगा, नीचे से कट करेगा। सो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन होती है, यहाँ पर क्या होता है, एम सी इज इक्वल टू एम आर और एम सी मस्ट बी राइजिंग। सो यहाँ पर क्या होता है, एक फॉर्म इक्विलिब्रियम में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो हेयर इज अ क्वेश्चन नंबर 126, गिवन गुड्स कौन से वाली होती हैं, गिवन गुड्स क्या होती हैं, ये आप लोगों की जो डिमांड कर्व होती है, लॉ ऑफ डिमांड होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्राइसेस के इंक्रीज होने पर डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। बट लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मतलब कि जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है उसके अंदर आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन आते हैं। और एक आता है गिवन गुड्स कौन से वाली होती हैं, अगर इनके प्राइस डिक्रीज, गिवन गुड्स कौन से वाली होती हैं, जैसे कि फॉर विच द डिमांड इंक्रीज एज द प्राइस डिक्रीज। अगर प्राइसेस डिक्रीज हो गए तो इनकी जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती हैं। या शॉर्ट सप्लाई के अंदर होते हैं, या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, या फिर जो कोब वेब सीरीज, कोब डगलस फंक्शन को क्या करते हैं, अराइज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे और इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। सो होपफुली आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। थैंक यू।